हाय गाइस, दिस इज मनु मिश्रा। सो वेलकम बैक विद द सेशन जिसमें आज हम लोग 27 दिसंबर के द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे। सो हियर वी स्टार्ट द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज़पेपर। सो द फर्स्ट न्यूज़ इट्स फ्रॉम हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी बाय द एक्सट्रीम हिंदूज, और जहां पर हेट स्पीच दी गई अगेंस्ट दी माइनॉरिटीज, स्पेशली अगेंस्ट दी मुस्लिम्स, उसी को लेकर है। तो फाइनली हुआ क्या कि हरिद्वार जो सॉरी नॉट हरिद्वार, सो बेसिकली उत्तराखंड के जो डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, अशोक कुमार, उन्होंने बोल दिया है कि पहले हमने सिर्फ एक ही पर्सन को बुक किया था इस इंसिडेंट इस इंसिडेंट के केस में, क्योंकि किसी एनोनिमस पर्सन ने एफआईआर रजिस्टर कराई थी अगेंस्ट दी सम रिजवी, वसीम रिजवी नाम था उनका। फिर वो फाइनली 2019 में वो कन्वर्ट हो गए थे हिंदू में। ठीक है। सो उनके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर्ड हुई थी, इसीलिए चलते उन्हीं को एक्यूज बनाया गया था। लेकिन वीडियो को देखते हुए पुलिस ने दो और लोगों के ऊपर चार्जेस इंपोज कर दिया। अब हमारे लिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, क्योंकि अपोजिशन डिमांड कर रही है कि यूएपीए के चार्जेस क्यों इंपोज नहीं किए जा रहे। उस चीज को लेकर जो डीजीपी है उन्होंने बोला कि जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती हम लोग यूएपीए के चार्जेस इंपोज किसी पे नहीं कर सकते। तो हमें इन्वेस्टिगेशन चालू होनी दीजिए, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होगी। अगर लगता है कि वहां पर यूएपीए के चार्जेस इंपोज करना जरूरी है तो हम बिल्कुल करेंगे। ठीक है। वरना जरूरी नहीं है तो ऑलरेडी जो सेक्शन है, जो ऑलरेडी उनके ऊपर केस लगा हुआ है अंडर सेक्शन 153 कैपिटल ए ऑफ द आईपीसी, एंड विच टॉक्स अबाउट बेसिकली कि अगर आप एनिमिटी प्रमोट करते हो बिटवीन टू डिफरेंट रिलीजन ग्रुप और कम्युनिटी, जिसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो है 5 years तक इम्प्रिजनमेंट है। मूविंग फर्दर, अब देखा जाए तो इसी इंसिडेंट से रिलेटेड एक और, इसी जो हेट स्पीच से रिलेटेड एक 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 चेन ऑफ इवेंट बन गई, क्योंकि हरियाणा में ही अंबाला में एक चर्च के अंदर मैन स्टैच्यू लाइक जीसस क्राइस्ट को डिमोलिश कर दिया गया। अब मैन साइज मतलब मैन के साइज जैसा कि आम आदमी की साइज होती है ना, उसी साइज की जीसस क्राइस्ट की स्टैच्यू थी, उसको डिमोलिश कर दिया गया बाय द एक्सट्रीम राइट विंग हिंदूज, और वी डोंट नो, अभी ऐसी क्लैरिटी नहीं मिली है, बट सीसीटीवी फुटेज मिल चुका है, दो लोग घुसे थे। तो अभी पता लगेगा, इन्वेस्टिगेशन होगी, पुलिस को तो अनाउंस करेगी, बट देर आर स्पेकुलेशन कि वो राइट विंग हिंदू ग्रुप के लोग थे, एंड वो लोग मोटिवेटेड थे। जो अभी रिसेंटली धर्म संसद हुई थी जहां पर एक स्पीच दी गई कि माइनॉरिटीज को हमें रोकना है उनके फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने से। मूविंग फर्दर, सीजीआई ने एक बहुत अच्छी बात बोली, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो कि अभी करंट में एनवी रमन्ना है। उन्होंने बोला कि जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन, एंड इस डेमोक्रेटिक नेशन में देर आर सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन थ्री विंग्स। द फर्स्ट विंग इज लेजिस्लेटिव, सेकंड वन इज आपका एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड वन इज जुडिशरी। ठीक है। जिसमें लेजिस्लेचर का काम होता है लॉ को बनाना, जुडिशरी का काम होता है कि लॉ को चेक करना कि कहीं वो किसी के राइट को इन्फ्रिंज तो नहीं कर रहा। अगर इन्फ्रिंज कर रहा है तो इंटीमेट करना टू द लेजिस्लेचर कि भैया ये लॉ इन्फ्रिंज कर रहा है, इसको आप थोड़ा चेंज कर दो, या फिर ऑर्डर इशू कर देना जब लेजिस्लेचर सेशन में ना हो, मतलब पार्लियामेंट जब सेशन में ना हो, तो कोर्ट अंडर दी आर्टिकल 143 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन इशू एन ऑर्डर, एंड दैट ऑर्डर कैन एक्ट एज अ लॉ फॉर द टाइम बीइंग, जब तक लेजिस्लेचर उस पर लॉ नहीं बना देता। ठीक है। तो डायरेक्शन इशू कर सकता है और एग्जीक्यूटिव को वो चीज इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। अब जैसे कि ये था कि भाई हेलमेट लगा के चलना है, अब हेलमेट लगा के चलना ये कोई लॉ अगर नहीं होता और सुप्रीम कोर्ट बोल देता कि भाई हेलमेट लगा के कंपलसरी है, तो देखा जाए तो ये लॉ है, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लॉ बन गया, तो ये हो जाता आर्टिकल 143 के अंदर। तो जिस चीज पे अगर लेजिस्लेचर ने लॉ नहीं बनाया, अगर सुप्रीम कोर्ट उस बात को पहली बार ऑर्डर इशू करती है तो उसको लॉ कंसिडर कर लिया जाता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है आर्टिकल 143 के अंदर। और वहीं एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो लॉ बन गया, जो लॉ और जो ऑर्डर आ गया बाय सुप्रीम कोर्ट, उसको इंप्लीमेंट करना ग्राउंड लेवल पर। जैसे एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं? आपका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, आपका बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, कलेक्टर हो गया, और और क्या बोल सकते हैं, एसडीएम हो गया, एडीएम हो गए। ठीक है। चीफ सिटी डेवलपमेंट ऑफिसर्स हो गए, सीडीओ हो गए। तो ये सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आते हैं। और टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव्स भी होते हैं, जिन अगर एक एमपी और एक एमएलए अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो वो एग्जीक्यूटिव का रोल निभाएगा।
ठीक है, लेकिन हाँ, अगर ग्रुप ऑफ एमपीज एक जगह मिल जाते हैं तो वो पार्लियामेंट हो जाती है या लोकसभा राज्यसभा हो जाती है। ग्रुप ऑफ एमएलए मिल जाते हैं तो लेजिस्लेटिव असेंबली हो जाती है। तो एक सिंगल एमएलए और एक सिंगल एमपी अगर अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में है तो वो एग्जीक्यूटिव का रोल निभाता है। उनको हम टेम्परेरी एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, क्योंकि वो 5 साल तक ही एग्जीक्यूटिव बने रहते हैं। उसके बाद अब वो जीत रहे कि नहीं जीत रहा है वो इलेक्शन पे डिपेंड करता है। और जो डीएम होते हैं, एडीएम होता है, कलेक्टर होता है, आपका सीडीओ होता है, तो ये सारे जो लोग हैं, ये इनको हम बोलते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि जब तक रिटायरमेंट नहीं हो जाता तब तक ये लोग एग्जीक्यूटिव बने रहते हैं, इनका काम होता है। उसी चीज को लेकर सीजीआई ने बताया कि लेजिस्लेचर अपना काम ढंग से कर रहा है, जुडिशरी अपना काम ढंग से कर रहा है, बट एग्जीक्यूटिव जो है ना, वो कोर्ट के ऑर्डर्स को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, वो सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहा। ये चीज उन्होंने बताई और उन्होंने रिमाइंड कराया कि जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करते हैं तो एग्जीक्यूटिव का काम है टू असिस्ट एंड कोऑपरेट विद द जुडिशरी टू टू ब्रिंग रूल ऑफ लॉ and to bring rule of law and to not violate any provision of the Indian Constitution। ये चीज यहां पर सीजीआई ने बोली। ठीक है, एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जुडिशरी को असिस्ट करे, रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करे कंट्री के अंदर। तो वही चीज बताई गई कि एग्जीक्यूटिव जो है वो ऐसा भी ट्रेंड दिखाने लगा कुछ समय से कि हमारे जुडिशियल ऑर्डर्स को वो इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। मूविंग फर्दर, सो नागालैंड के मॉ डिस्ट्रिक्ट में जो इंसिडेंट हुआ था जिसमें टोटल अराउंड 12 to 13 लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें से एक आपके इंडियन आर्मी के सोल्जर भी थे। तो बताया गया कि उसी इंसिडेंट को मद्देनजर रखते हुए पूरे नागालैंड में एंड अदर स्टेट्स में भी, नागालैंड के नेबरिंग स्टेट्स में भी आसपा को लेकर प्रोटेस्ट होने लगा कि आसपा को रिवोक कर दिया जाए फ्रॉम द स्टेट ऑफ नागालैंड। एंड व्हाट आसपा इज, हमने बहुत उसमें पढ़ा है, इट्स आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, जिसमें इंडियन आर्मी को, इंडियन आर्म फोर्सेस को स्पेशल पावर मिलती है कि वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है without getting permission from any law and order, without getting any permission from any authority। उनको किसी अथॉरिटी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो किसी को भी अरेस्ट कर सकती है, किसी को भी इन्वेस्टिगेट कर सकती है, किसी घर में घुस सकती है अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट होता है, और शूट भी कर सकती है किसी को, मार भी सकती है किसी को, अगर उनके जब जो डायरेक्शन वो बोल रहे हैं उस डायरेक्शन पे अगर आप नहीं चलते हो तो। उसी चीज को लेकर गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने पैनल बनाई और उस पैनल में होम मिनिस्ट्री की तरफ से एडिशनल सेक्रेटरी होंगे एंड गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी होंगे। ठीक है, तो नागालैंड का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया और होम मिनिस्ट्री का रिप्रेजेंटेशन भी हो गया, और उस पैनल में 2 लोग हेड करने वाले हैं। और इस पैनल का काम यही होगा टू डिसाइड वेदर देयर इज अ नीड टू रिवोक आसपा फ्रॉम नागालैंड और नॉट। और उस चीज को लेकर बोल दिया है कि विद इन 45 डेज पैनल की जो रिपोर्ट है वो सामने आ जाएगी, पब्लिक में आ जाएगी, और ये पता लग जाएगा कि आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट 1955 उसको एप्लीकेबल करान रखना है नागालैंड में या नहीं रखना है। अगर कभी भी क्वेश्चन आएगा ना कि सबसे लास्ट स्टेट कौन सा था इसमें आसपा लगा, करेक्ट आंसर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, ये बहुत लोगों को मन में डाउट होता है कि जम्मू एंड कश्मीर में सबसे पहले आसपा लगा होगा। सो इट्स द लास्ट स्टेट जहां पर आसपा लगा है, 1990s में लगा था। उससे पहले बेसिकली नॉट पाकिस्तान, पंजाब और चंडीगढ़ में भी लग चुका है, और उससे पहले आपका नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में लगा था। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के लिए ही आसपा आया था क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी थी। मूविंग फर्दर, हमें सिटी न्यूज नहीं पढ़नी है, हम लोग सिटी की न्यूज को स्किप करेंगे। सो वी मूव टू दी स्टेट पेज। सो व्हाट हैपेंड, सो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, अगर हम बात करें तो वो बीजू जनता दल पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, और उन्हीं ने ही ये पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म करी थी जब आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर। ठीक है, उन्होंने बताया इस फाउंडिंग डे पर, उन्होंने स्पीच दी और बोला कि जब हम उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा इन द ईयर 2000 एंड इन टुडेज उड़ीसा बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब 2000 की बात करते हैं तो उड़ीसा की 69% ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो पॉवर्टी थी, पुअर थी। लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात करें सो देयर इज ओनली 29% ऑफ द पॉपुलेशन आर पुअर। मतलब उड़ीसा में अभी भी 80 लाख लोग पुअर की कैटेगरी में आते हैं।
एंड उन्होंने वादा किया है कि फॉर द नेक्स्ट 5 years वो पॉवर्टी को 10% से नीचे लेके आएंगे। ये उन्होंने वादा कर दिया है, ठीक है, ये उन्होंने बोल दिया है। और एक बात उन्होंने और बोली है, उन्होंने यही बताया कि उड़ीसा की हम जब बात करते हैं तो उड़ीसा में जो मेजॉरिटी ऑफ दी जो पुअर लोग हैं वो कुछ डिस्ट्रिक्ट तक कंसोलिडेटेड है, जहां पर 64-50% तक जो पॉपुलेशन उन डिस्ट्रिक्ट्स में पुअर है। हमें उन डिस्ट्रिक्ट्स पर फोकस करने की जरूरत है, और स्पेशली उड़ीसा के रूरल रूरल एरियाज में, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा पॉवर्टी के केसेस मिलते हैं। तो वही चीज बताएगी। मूविंग फर्दर, आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसिडेंट हुआ, एंड दिस शोज के कैसे हम लोग एक तरीके से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं इंडिया से। हुआ क्या, फनी फनी इंसिडेंट नहीं है, था तो बहुत सीरियस इंसिडेंट, बट उस चीज का जो रिप्लाई था बहुत अच्छे तरीके से दिया गया। सो व्हाट हैपन, एक स्कूल में मिड डे मील स्कीम तो थी ऑलरेडी। तो मिड डे मील स्कीम की हम बात करें, मिड डे मील स्कीम की हम बात करें, तो ये तो कांग्रेसी गवर्नमेंट लेके आई थी, बट वो अभी तक चली आ रही है। उसके बाद सदर्न स्टेट्स में भी एप्लीकेबल होना स्टार्ट हुई। फिर उसके बाद आपका कंटिन्यूअसली अभी स्कूल्स में न्यूट्रिशनल फूड न्यूट्रिशनल फूड के बहाने न्यूट्रिशनल फूड दिया जाता है, जिससे दो फायदे होते हैं मिड डे मील स्कीम के। एक तो बच्चे वो रोज रेगुलरली स्कूल से आएंगे, खाने के बहाने आएंगे, और दूसरा इंडिया में जो चाइल्ड का जो इशू है, न्यूट्रिशनल फूड नहीं मिलता, चाइल्ड स्टनिंग के केस देखने को बहुत ज्यादा मिलते हैं, चाइल्ड वेस्टिंग के केसेस बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। अभी हमने पढ़ा भी था रिपोर्ट में, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स जब आई थी, तो वो सारी चीजें भी रिड्यूस होती है क्योंकि न्यूट्रिशनल फूड दिया जाता है। अगर आपने कभी मिड डे मील स्कीम मिड डे मील कभी खाया हो, मतलब मैंने खाया नहीं है, बट आई हैव सीन के फूड क्या मिलता है। सो खिचड़ी मिलती है, तो मतलब जिसमें प्रोटीन ज्यादा होता है, तो वो सारे फूड्स दिए जाते हैं। अब हर जगह ऐसा नहीं होता, मैंने एक दो जगह ही देखा है, तो वहां तो ठीक मिलता है, बाकी अदर एरियाज का मुझे पता नहीं। बट हाँ, जहां तक केसेस निकलने को मिलते हैं तो मिड डे मील स्कीम में अच्छा खाना नहीं दिया जाता। ये ट्रू रियलिटी है। बट चलो आगे बढ़ते हैं। तो हुआ क्या कि एक गांव था, एक गांव में मिड डे मील जो कुक करती थी, शी बिलोंग टू द शेड्यूल कास्ट। ठीक है। तो अपर कास्ट के जो लोग थे स्कूल के अंदर, उन्होंने मना कर दिया कि हम लोग शेड्यूल कास्ट का बनाया हुआ खाना मिड डे मील हम नहीं खाएंगे। बच्चों ने वहां का मना कर दिया। उसके बाद जब अपर कास्ट के पर्सन ने मिड डे मील कुक किया, तो शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स ने मना कर दिया खाना खाने से। सो दिस इज फॉर टिट फॉर टेट, कि जैसा आप हमारे साथ बिहेव करोगे हम भी आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। सो फाइनली आफ्टर दी बेसिकली बोल सकते हैं कि जब वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट आए, उन्होंने प्रॉब्लम को समझा और फाइनली बोल दिया है कि नाउ हम दोनों कम्युनिटीज को हमने समझाया, एंड अमिकेबली ये जो इशू है ये रिजॉल्व हो गया। एंड अब ऐसे जो केस है कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के, वो अब देखने को नहीं मिलेंगे। ये वादा किया है अपर कास्ट ने भी, और लोअर कास्ट ने भी अब वादा किया है कि वो लोग भी ऐसा कुछ इंसिडेंट नहीं करेंगे, इंसल्ट नहीं करेंगे या किसी की भी। मूविंग फर्दर, सो व्हाट हैपन, एक बहुत ही अच्छी न्यूज है, एंड दिस फ्रॉम दी एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। सो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल इट्स अ टाइप ऑफ ट्राइब्यूनल, ठीक है। जो अच्छे ट्राइब्यूनल होते क्या है पहले वो समझ लो। तो ट्राइब्यूनल आदि क्वाजी जुडिशियल बॉडी, मतलब इट्स वर्क एज अ जुडिशरी, बट रियलिटी में वो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन करती है। अब कैसे, जब हम ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं तो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है, और जिस पर्पस के लिए वो बनाया जाता है उसी पर्पस के केसेस वो डील करती है। अब जैसे कि एनजीटी है, एनजीटी की बात अपन करेंगे अभी। एनजीटी ने क्या क्या दिया, तो एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल, तो एनवायरमेंट से रिलेटेड जितनी भी केसेस है ना, वो सब एनजीटी में आएंगे, ठीक है। फिर जैसे हम फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स की बात करते हैं, तो सिटीजनशिप से जितने भी इश्यूज आते हैं तो वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल्स के पास जाते हैं। इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल्स बनते हैं, तो इनकम टैक्स ट्राइब्यूनल जो है वो भी बेसिकली आपके इनकम टैक्स टैक्सेशन से रिलेटेड इशू होते हैं, वो उन्हीं के पास जाते हैं। सो क्वाजी जुडिशियल बॉडी, ट्राइब्यूनल्स आदि क्वाजी जुडिशियल बॉडी। अगर कभी कुछ पूछे कि ट्राइब्यूनल्स होते क्या है, तो सिंपल सा आंसर देना कि ट्राइब्यूनल्स आदि क्वाजी जुडिशियल बॉडी, एंड दे डील विद द केसेस फॉर द पर्पस फॉर द पर्पस दी ट्राइब्यूनल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड। तो जिस पर्पस के लिए वो ट्राइब्यूनल एस्टैब्लिश किए गए थे, उन्हीं पर्पस को फुलफिल करने के लिए ये बॉडी है, एंड द बॉडीज आर क्वाजी जुडिशियल बॉडी। सिंपल सी बात। हुआ क्या, एनजीटी ने बोल दिया है कि
सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑर्डर जारी करे सारे पेट्रोल पंप आउटलेट्स को कि वो अपने पेट्रोल पंप को रजिस्टर्ड कराए। अब उनका टर्नओवर कितना भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका 100 करोड़ का टर्नओवर है, अगर आपका 100 लीटर्स ऑफ पेट्रोल बेच रहे हो मंथली या नहीं बेच रहे हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। और दूसरा कि हर पेट्रोल पंप के अंदर क्या होना चाहिए, वेपर रिकवरी सिस्टम होना चाहिए। ठीक है। अब ये वेपर रिकवरी सिस्टम होता क्या है? अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं ना कि कभी भी पेट्रोल को खुले में ही रखना चाहिए, नहीं तो पेट्रोल उड़ जाता है, कम हो जाता है। तो होता क्या है कि जो जो पेट्रोल होता है और अदर ऑयल्स, तुम्हारे जो अदर ऑयल्स प्रोडक्ट्स होते हैं, सो वो जब आप ओपनली रखोगे ना तो वेपराइज होते हैं। ठीक है। पेट्रोल पंप में तो पेट्रोल पेट्रोल भरा हुआ है, डीजल भी है, तो वहां वेपराइज हो जाते हैं। जब वेपराइज होते हैं तो वो पोल्यूशन में और अर्थ के एटमोस्फियर में इंपैक्ट डालते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस को और ज्यादा स्ट्रेंथन करते हैं। तो तो इसके लिए एक सिस्टम लगता है जिसको हम बोलते हैं वेपर रिकवरी सिस्टम, जिसके चलते जो वेपर्स बनती है फ्रॉम दी आपका ऑयल गैसेस, उनको कंट्रोल किया जाता है ना, उनको उड़ने नहीं दिया जाता, उनको एटमोस्फेयर में पहुंचने नहीं दिया जाता अगर सिस्टम लगाया जाए पेट्रोल पंप्स के अंदर। बट मेजॉरिटी ऑफ द पेट्रोल पंप्स इन इंडिया डजंट हैव वेपर रिकवरी सिस्टम। इसी चीज को लेकर एनजीटी ने डायरेक्शन दे दिया है टू द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कि आप सारे पेट्रोल पंप आउटलेट्स को बोलिए कि वो अपने अपने पेट्रोल पंप्स में, पेट्रोल आउटलेट्स में वेपर रिकवरी सिस्टम लगाएं। ये उन्होंने बोल दिया है। मूविंग फर्दर अगेन ऑन द स्टेट न्यूज, सो व्हाट हैपेंड, सो एक एक पॉलिटिशियन है फ्रॉम कर्नाटका, उन्होंने बोला है कि जो एमएसपी है, एमएसपी को लेकर स्टैट्यूटरी गारंटी होना जरूरी है, उन्होंने क्लियरली बोल दिया है। ठीक है। मूविंग फर्दर, सो ऑन द एडिटोरियल पेज, तो आज हमारे पास 3 एडिटोरियल हैं। द फर्स्ट वन इज द एल्डरली आर एसेट्स नॉट डिपेंडेंट, इसको ऊपर पढ़ने वाले हैं, अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एडिटोरियल। एंड द सेकंड वन इज अ चांस टू टैप इंडियाज हाई इक्विटी इन म्यांमार। सो म्यांमार से रिलेटेड इशू है, हमारा जो नेबरिंग स्टेट, नेबरिंग कंट्री है, उसको लेकर है, उसके रिलेशंस को लेकर है, कैसे हमें स्ट्रेंथन करना है। सो ये दो एडिटोरियल्स हैं। बाकी ये वाला जो एडिटोरियल है ना, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो आए थे लेट नाइट, और नॉट लेट नाइट, ऑन लेट इवनिंग, उन्होंने जो अनाउंसमेंट किया अबाउट दी वैक्सीनेशन को लेकर और बूस्टर डोज को लेकर, उससे रिलेटेड है, तो आप खुद पढ़िए तो ज्यादा अच्छा है। चलो, तो फर्स्ट विल डिस्कस दी द मेन एडिटोरियल दैट्स अबाउट द एल्डरली आर एसेट्स नॉट डिपेंडेंट। लेट्स सी इस एडिटोरियल में क्या लिखा गया। हम अगर कुछ पास्ट डेकेड्स की बात करें तो एक बहुत बड़ा कंसर्न था, और कंसर्न क्या था, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन को लेकर, कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा एक्सप्लोड हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी पॉपुलेशन। लेकिन एक अच्छी बात और थी, वो अच्छी बात ये थी कि यंगर पॉपुलेशन जो है उनकी मेजॉरिटी ज्यादा आ जाएगी, मतलब यंगस्टर्स की मेजॉरिटी ज्यादा होगी, जिससे डिपेंडेंसी जो रेशियो है वो डिक्रीज हो जाएगा ऑन दी लार्जर पोर्शन ऑफ द पॉपुलेशन, क्योंकि वो वर्किंग एज ग्रुप होती है यंगर पॉपुलेशन। एंड और कंट्रीज जो है स्पेशली एशियन कंट्रीज, वो और रैपिड तरीके से इकोनॉमिक ग्रोथ और हर सेक्टर में ग्रोथ करने का, हर सेक्टर में वो ग्रोथ करेंगे, जिसमें इंडिया भी था, ताइवान, साउथ कोरिया, हांगकांग, चाइना एंड इवन ऑल्सो आपका सिंगापुर। लेकिन जब हम बात करते हैं यंगर पॉपुलेशन की, ठीक है, तो यंगर पॉपुलेशन की बात करें तो सबसे पहले ऑथर ने हेल्थ से रिलेटेड लेके चला। उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि जब हम ये बात करते हैं ना कि यंगर पॉपुलेशन को लेकर, कि यंगर पॉपुलेशन जो है वो एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, स्पोर्ट्स और ट्रेनिंग, इन सब में बेसिकली गवर्नमेंट जो है फोकस करेगी यंगस्टर्स के लिए, जिससे उनका वेलबींग अच्छा होगा। तो हम लोग सिर्फ उनका इकोनॉमिक व्यू पॉइंट ही देखते हैं, हम लोग देखते हैं क्या, हेल्थ व्यू पॉइंट। तो हेल्थ के लिए देखा जाए तो गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेप्स लेती है उनके हेल्थ को लेकर, यंगस्टर्स के हेल्थ को लेकर। ठीक है। और यही इंडिया में बताया गया कि अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी यंगस्टर्स की, तो एजुकेशन एडिक्वेट होगी, एजुकेशन जब इनएडिक्वेट होगी तो हम लोग डेमोग्राफिक एडवांटेज नहीं उठा पाएंगे ढंग से। तो हेल्थ अच्छी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसी चीज को लेकर आगे ऑथर ने बताया कि इंडिया में हेल्थ सुधार हुआ है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हम बात करें तो इंडिया में 50 थी, टिल द एज ऑफ 50 थी 1970 से 1975 के बीच में, जो कि 70 इयर्स हो गई 2014 से 2018 तक।
ठीक है, ये चीज बताया गया। तो इसका मतलब ये है कि अब जो एल्डर्स है अब द एज ऑफ 60, वो लोग अब ज्यादा जी रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अभी करंट में हम बात करें तो 137 मिलियन इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो अब द एज ऑफ 60 ईयर्स की है, और बाय द ईयर ऑफ 2031 195 मिलियन हो जाएगी, और बाय द ईयर ऑफ 2050 300 मिलियन हो जाएगी। अब ऑथर एल्डर्स पे फोकस करना आ गए। यंगस्टर्स को उन्होंने बता दिया कि यंगस्टर्स को लेकर तो गवर्नमेंट हमेशा स्टेप्स लेती है, लेकिन व्हाट अबाउट द एल्डर्स, उसको लेकर ऑथर ने बताया। तो उन्होंने बोला कि एल्डर्स को लेकर दो ओपिनियन होते हैं। तो पहला ओपिनियन जो है वो ये बोलता है कि एल्डर्स जो है वो डिपेंडेंट होते हैं, है ना, मतलब डिपेंडेंट का मतलब कि वो अपने बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। और दूसरा जो दूसरा जो व्यू पॉइंट है वो ये है कि एल्डर्स को हम एज एन पोटेंशियल एसेट की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, उनके पास नॉलेज होती है, और इस डिपेंडेंसी को जो एल्डर्स पे हम लोग एल्डर्स पे हम लोग एक तरीके से लगा के रखते हैं, टैग लगा के रखते हैं कि भाई वो डिपेंडेंट है, वो डिपेंडेंसी को हम कैसे एक प्रोडक्टिव मेंबर बना सकते हैं इस सोसाइटी के अंदर। और कन्वर्ट अगर हमें करना है फ्रॉम डिपेंडेंस टू दी प्रोडक्टिव मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी, उसके लिए हमें उनके दो मेजर फैक्टर्स पे फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट वन इज हेल्थ, एंड दूसरा वन इट्स देयर कैपेबिलिटीज। ठीक है, तो अगर डिपेंडेंट है इसका मतलब इकोनॉमी पे वो एक बर्डन है। अगर वो एक तरीके से अगर वो पोटेंशियल एसेट है तो इकोनॉमी के लिए अच्छा है ना। तो वही चीज बताएगी, अगर हमें डिपेंडेंट चाहिए, अगर उनको पोटेंशियल एसेट में कन्वर्ट करना है, तो हमें उनकी हेल्थ पे और उनकी कैपेबिलिटीज में फोकस करना पड़ेगा। तो फर्स्ट उन्होंने हेल्थ को लेकर लिखा। उन्होंने यही बताया कि इंडिया में अगर हम बात करें तो देर इज अ वेरी देखो देर इज अ वेरी वास्ट डिविजन ऑफ डेमोग्राफिक्स, मतलब यंगर पॉपुलेशन और ओल्डर पॉपुलेशन के बीच में मोबिलिटीज जो होती हैं, आपके कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हैं, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। अब उसके एक रीजन तो हमें पता है कि ऑब्वियसली क्योंकि जब आपकी एज बढ़ती है तो आप डिसीजेस आपकी बॉडी की तरफ अट्रैक्ट करती है, बिकॉज आपकी इम्यूनिटी जो है वो धीरे धीरे लूज होना स्टार्ट हो जाती है। अब उसी चीज को लेकर ऑथर ने बोला कि अगर हम बात करें तो हमारे जो कंट्री हमारा एक बहुत बड़ा चैलेंज फेस फेस कर रही है, एंड दैट्स अबाउट कि हम कैसे इन एल्डरलीज को, इन ओल्ड एजीज को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल हेल्थ एंड केयर सर्विसेज कैसे प्रोवाइड कराया जाए। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और 2016 में हेल्थ केयर एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स निकल के आया था, जिसमें इंडिया का स्कोर इंप्रूव हुआ था फ्रॉम 24.7 जो कि 990 में था टू 41.2 2016 में आ गया। लेकिन जब हम बात करते हैं आपकी रैंक की, तो रैंक की हम बात करें तो रैंक जो है वो इंडिया की 145 थी आउट ऑफ 195 कंट्री, विच शोज कि इंडिया में अभी भी हेल्थ केयर एक्सेस होना कितना डिफिकल्ट है। 145 रैंक मतलब 50% के अंदर भी नहीं आया। यही चीज बताएगी। और उन्होंने ये बताया कि अगर हम आपका हेल्थ एक्सेस एंड क्वालिटी इंडेक्स की बात करें इन दी सेमी स्मॉलर सिटीज एंड दी रूरल एरियाज, वहां और ज्यादा खराब हो जाता है। जिससे देखा जाए तो अदर फैक्टर्स जो है, जैसे कि आपका फैमिलियन हो जाता है, एजुकेशन लेवल जो है, सोशल कल्चरल बिलीव जो है, आपका इंस्टीट्यूशनल हेल्थ केयर पे आपका जो ट्रस्ट है वो भी डिक्रीज होने लगता है, जिससे जो एल्डर्स की सिचुएशन है वो और ज्यादा खराब होने लगती है। ये चीज बताएगी। फिर उन्होंने बताया कि इनएडिक्वेट स्कीम्स, तो इंडिया में गवर्नमेंट जो स्कीम्स लेके आती है वो भी इनएडिक्वेट है। कैसे? क्योंकि अगर हम बात करें तो कोई अफोर्डेबल हेल्थ को लेकर कोई स्कीम नहीं है इंडिया में, है ना। तो एक विशियस साइकिल बनी हुई है कि पुअर हेल्थ एंड अफोर्डेबल हेल्थ, अनअफोर्डेबल हेल्थ जो है बहुत ज्यादा कॉस्ट बर्डन होती है एल्डरलीज के ऊपर, अगर उन्हें अपना लाइवलीहुड अर्न करना है तो। ठीक है। अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट ने एक अच्छा स्टार्ट किया था आयुष्मान भारत, बट आयुष्मान भारत की भी एक रिपोर्ट आई, नीति आयोग की रिपोर्ट आई, उसमें बताया गया कि अराउंड 400 मिलियंस ऑफ द इंडियंस जो है उनको अभी भी फाइनेंशियल कवर नहीं मिला फॉर देयर हेल्थ एक्सपेंसेस के लिए, है ही नहीं उनके पास। जब आयुष्मान भारत इतनी बड़ी इंश्योरेंस स्कीम आई थी, हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम थी, वो भी सक्सेसफुल नहीं हो पाई, क्योंकि इंडिया में अभी 400 मिलियन लोग हैं जो लोग अभी उनके पास हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। फिर ये बताया है कि गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है और स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है कि 400 500 रुपए देना स्टार्ट कर देती है पर मंथ।
लेकिन वो भी चीज सिर्फ कुछ स्टेट तक एप्लीकेबल है, यूनिवर्सल है ही नहीं। ठीक है, तो 2007 में एक जरूर लॉ आया था जिसमें बोला गया था कि स्टेट्स को, सारी स्टेट्स को हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एक फैसिलिटीज लानी पड़ेगी जिसमें एक डॉक्टर होगा और एक एक्सपीरियंस नर्स होगा, एंड इट विल ओनली रिजर्व फॉर एल्डरलीज। लेकिन जब किसी ने आरटीआई फाइल करी तो गवर्नमेंट ने खुद बोला कि 16 स्टेट्स हैं जहां पर ये चीज एप्लीकेबल है ही नहीं, मतलब 16 स्टेट्स इंक्लूडिंग यूटीज ऑल्सो। तो आउट ऑफ 35 स्टेट्स एंड यूटीज, 16 स्टेट्स एंड यूटीज में तो ये प्रोविजन है ही नहीं, उन्होंने एप्लीकेबल ही नहीं किया किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में। बाकी रिमेनिंग बचे उन्होंने कुछ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में एप्लीकेबल किया, कुछ में नहीं किया, ये चीज बताई गई। फिर ऑथर ने यही बोला कि कैसे हम इन चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उस चीज को लेकर बताया कि इंडिया को फिर से जो इंडिया की हेल्थ केयर पॉलिसी है उसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, एंड एल्डरलीज की तरफ प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अब उसके लिए कैसे, तो इंडिया को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इंक्रीजिंग अपनी स्पेंड करनी पड़ेगी, इंक्रीजिंग बढ़ानी पड़ेगी ऑन दी हेल्थ केयर पर। अ, उनके इंश्योरेंस को लेकर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, मेडिकल केयर फैसिलिटीज को अच्छा बूस्टअप करना पड़ेगा, एंड रिहेबिलिटेशन को सर्विस को भी अच्छा करना पड़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर को मतलब बेसिकली अच्छा करना पड़ेगा। फिर उन्होंने यही बोला कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई यहाँ पर कि कैसे फिजिशियंस और नर्सेज जो हैं उनको इंक्रीज करने की जरूरत है। एंड लास्ट थिंग जो ऑथर ने यहाँ पर बोला वो यही चीज बताई गई कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम्स है उन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्कीम को इंप्लीमेंटेशन करने के लिए उनको कैसे रैपिड तरीके से काम करना चाहिए, ये चीज बताई गई। जैसे कि उन्होंने बोला क्या, आपका ये था, आपका नेचुरल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर द एल्डरलीज, उसको एक्सेलरेट करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, स्पीड अप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आयुष्मान भारत हुआ, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना हुआ, उसको सही तरीके से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर ऑथर ने बताई। The second editorial, and it's about the chance to tap India's high equity in Myanmar. देखो, तो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें तो ऑथर सबसे पहले ये बताना चाहते हैं कि हम कैसे म्यांमार के साथ रिलेशनशिप अच्छे कर सकते हैं। उन्होंने कैसे बताया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने सिंपल सी बात बोली कि अगर हम बात करें तो रिसेंटली हर्षवर्धन श्रृंगला जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं इंडिया के, वो विजिट करने गए थे म्यांमार की। और जब हम म्यांमार की बात करते हैं तो रिसेंटली म्यांमार में डेमोक्रेसी जो है वो एक तरीके से खत्म हो गई है आफ्टर द मिलिट्री कू। अब वो कैसे खत्म हुई, उन्होंने ऑथर ने बताया कि जब हम बात करें तो मिलिट्री कू जो लगा हुआ है वो फरवरी 2021 से लगा हुआ है, और उसके पहले इलेक्शंस हुए थे म्यांमार के अंदर। और इलेक्शंस हुए तो म्यांमार में पहले क्या प्रोविजन था, म्यांमार में ये था कि भाई देखो, जो गवर्नमेंट है, पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट और मिलिट्री दोनों साथ में कंट्री को रन करेंगे। बट जब इलेक्शंस हुए थे, जनरल इलेक्शंस हुए इन द कंट्री ऑफ म्यांमार, और जिसमें नेशनल लीग ऑफ डेमोक्रेसी जिसको लीड कर रही थी आंग सान सू की, वो जब जीत गई इलेक्शन नवंबर 2020 में जो हुआ था, जब वो इलेक्शन जीत गई तो उन्होंने ये बोल दिया कि अब म्यांमार में जो गवर्नमेंट है वो पूरे तरीके से हमारी गवर्नमेंट ही और डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट ही रन करेगी। और जो म्यांमार की मिलिट्री है उनकी पावर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, जिसके चलते म्यांमार की मिलिट्री ने बहुत इस चीज का अपोज किया, एंड अपोजिशन के साथ साथ एक तरीके से पूरी जो पावर है अपने अंडर सीज कर ली, अपने अंडर ले ली इतनी पावर, जिसके रिजल्ट में डेमोक्रेसी के लिए, इकोनॉमी के लिए और पीपल्स की वेलबींग के लिए डिजास्टर्स रहा। ठीक है, एंड स्पेशली इन दी कोविड-19 वाली सिचुएशन में ये चीज बताया गया। फिर जो बाद में नेबरिंग नेशंस थे और एशियान की हम बात करें, एशिया ने बोला भी था चलो ठीक है मिलिट्री कू हो गया कोई दिक्कत नहीं, बट अगर आप ये 5 पॉइंट कंसेंसस फॉर्मूला पे एग्री कर जाते हो तो हम आपके साथ में खड़े हैं, ये एशियन कंट्रीज ने बोला था टू दी म्यांमार। बट म्यांमार के जो मिलिट्री कू के लीडर हैं उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने बोला कि हम आपके साथ कॉपरेट करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। तो बात यहां तक आ गई थी कि एशियान में म्यांमार को इंक्लूड भी नहीं किया गया था। जब मीटिंग हुई एशियान की तो मना कर दिया, इवन दो रशिया और चाइना ने बैकिंग करी, उसके बाद भी नहीं हुआ। अब यही बताया गया कि अगर हम बात करें तो इंडिया जो है वो हमेशा से म्यांमार को असिस्ट करता आ रहा है उनके उनके कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स में, उनके डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में। और अभी भी जब हर्षवर्धन श्रृंगला जब आपके विजिट पे गए, म्यांमार की विजिट पे गए, तो एक पॉजिटिव
एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है इंडिया की डिप्लोमेसी के ऊपर, इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप के ऊपर। लेकिन हाँ, कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें डिस्कस करने की जरूरत है म्यांमार और इंडिया के रिलेशन में, जो बोर्ड ऑफ कंटेंशन बने आते हैं। तो फर्स्ट वन क्या है? फर्स्ट वन है कि एंटी इंडियन इंसर्जेंसी ग्रुप जो है वो म्यांमार से आपका इंडिया में बहुत ज्यादा आता है ना, और इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप म्यांमार में चले जाते हैं, तो म्यांमार को शरण दे देता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो और बल जब हर्षवर्धन श्रृंगला जी जब गए थे, तो म्यांमार की मिलिट्री ने बताया कि हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, और एंटी इंडियन इंसर्जेंट ग्रुप्स अगर नेक्स्ट टाइम इंडिया में आते हैं तो हम उनको साथ नहीं देंगे, और उनको बल्कि आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। दूसरा जो बोन ऑफ कंटेंशन है इंडिया और म्यांमार के रिलेशनशिप में, वो है रेफ्यूजीज से रिलेटेड, क्योंकि बहुत सारे रेफ्यूजीज जो हैं वो म्यांमार से इंडिया में आते हैं, जिससे इंडिया के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बन जाता है, और एक तरीके से इंडिया का फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि ह्यूमैनिटेरियन एड देने की। तीसरा जो बोन ऑफ कंटेंशन है वो है इकोनॉमिक कॉपरेशन। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन को और ज्यादा बूस्ट अप करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये चीज इन तीन चीजों पे इंडिया और म्यांमार के जो रिलेशन है वो टिके हुए हैं। बाकी हर्षवर्धन श्रृंगला की हम विजिट की बात करें, तो विजिट ये पहली बार ऐसा हुआ है कि म्यांमार में कोई इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी गया, और उस फॉरेन सेक्रेटरी को लेने म्यांमार का टॉप मोस्ट लीडर गया हुआ है। क्योंकि हमेशा से म्यांमार का जो प्रोटोकॉल रहा है, प्रोटोकॉल यही है कि जिस लेवल का ऑफिसर आएगा उसी लेवल का म्यांमार का उससे मिलने जाएगा। लेकिन इस बार जब हर्षवर्धन श्रृंगला जी जब आए, म्यांमार आए थे, तो जो सीनियर जनरल है मिन आंग हियांग, जो कि चेयरमैन है ऑफ ऑफ द एसएसी एंड प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो, वो रिसीव करने गए श्रृंगला जी को, और उन्होंने डिस्कशन किया बहुत सारे इश्यूज को लेकर। तो देखा जाए तो पहली बार अनयूजुअल है, और कैसे म्यांमार जो है वो इंडिया की तरफ इंक्लाइन हो रहा है कि इंडिया के साथ हमारे रिलेशन जो है वो अच्छे हो जाएं। तो ये दिखता है, ये दिख रहा है। एंड उन्होंने फिर यही बताया गया कि बैक होम एंड स्टेप्स टू टेक, और यही बोला गया कि गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करने गए थे हर्षवर्धन श्रृंगला, वो वापस इंडिया में आ चुके हैं विद द सोबर अप्रोच के साथ। एंड अब इंडिया को मोमेंटम गेन कर लेना चाहिए म्यांमार का रिलेशनशिप बूस्ट अप करने के लिए, एंड उन्होंने कर भी लिया है। उन्होंने म्यांमार के फॉरेन मिनिस्टर को बुलाया है कि आप इंडिया में आइए, और इंडिया में सिविल पॉलिटिकल पार्टीज और सिविल सोसाइटी और थिंक टैंक से मिलिए, एंड उनके साथ आप डिस्कशन करिए कि कैसे म्यांमार में डेमोक्रेसी जो है वो सही तरीके से लाई सकती है। मूविंग फर्दर ऑन दी नेशनल न्यूज, सो व्हाट हैपेंड? सो पौंडीचेरी के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम पौंडीचेरी को स्टेटहुड जो है ग्रांट कर देगी, ये उन्होंने बोल दिया है। अगेन ऑन द नेशनल न्यूज, सो अफ्रीकन नेशन मोजाम्बिक्यू, जो कि अभी फाइट कर रहा है टेररिज्म से रिलेटेड, टेररिज्म से इन द नॉर्दर्न रीजन, उसके लिए इंडिया की नेवी ने उसको फूड एड और डिफेंस इक्विपमेंट सप्लाई किए हैं। सो यूनियन हेल्थ सेक्रेटरी राजेश भूषण आज इलेक्शन कमीशन को ब्रीफ करेंगे कोविड सिचुएशन के बारे में, और बताएंगे क्यों कोविड सिचुएशन के बारे में, और बताने की कोशिश करेंगे क्या 5 स्टेट्स में इलेक्शन कराए जा सकते हैं या नहीं। और आज ही इलेक्शन कमीशन जो है वो यूपी में विजिट करेगी, इस सिचुएशन को देखेगी कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दिया था टू द प्राइम मिनिस्टर एंड टू द इलेक्शन कमीशन कि अभी इलेक्शंस को आप एक्सटेंड कर दो और रैलीज को बैन कर दो बिकॉज ऑफ द फियर ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट। मूविंग फर्दर, सो दिल्ली में केसेस कम हुए, बट महाराष्ट्र में जो केसेस हैं नए कोविड-19 के, वो अब इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये चीज बताई गई। ओके, यही बताया गया। एंड प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत अच्छी बात बोली है, उन्होंने यही बोला है कि आपको अलर्ट और डिसिप्लिन होने की जरूरत है अगर हमें इस पैंडेमिक से लड़ना है तो। सो वी नीड अ कलेक्टिव स्ट्रेंथ दैट एंड वी नीड अ कलेक्टिव स्ट्रेंथ बाय विच वी कैन डिफीट द वायरस, ये चीज उन्होंने बोली है। मूविंग फर्दर ऑन दी वर्ल्ड न्यूज, सो यही बताया गया कि एंटी अपार्थाइड रिवॉल्यूशन जो किया था आपका साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला के साथ साथ एक और थे जिनका नाम था डेशमंड टूटू, उनकी डेथ हो गई, और उनको 1984 में नोबेल पीस प्राइज भी मिल चुका है फॉर दी टायरलेस एक्टिविज्म फॉर कॉम्बैटिंग दी वाइट माइनॉरिटी रूल इन द कंट्री। उसको कॉम्बैट करने के चक्कर में, उसको कॉम्बैट के लिए उनको नोबेल पीस प्राइज मिला। तो उनकी कल जो है
एट द एज ऑफ 90 उनकी डेथ हो गई। और जब नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, तो उन्होंने साउथ अफ्रीका को रेनबो नेशन डिक्लेयर कर दिया था। अब रेनबो नेशन का मतलब कि जहां पर सब लोग पीसफुली रहते हैं, रिस्पेक्ट ऑफ एनी कलर, एनी रिलीजन। उनकी डेथ होगी, तो ये जरूर देख लेना। डॉशमन टूटू एंटी अपार्थाइड आइकन थे, वो आर्क बिशप थे। मूविंग फर्दर, सो तालिबान ने विमेन के ऊपर और ज्यादा रेस्ट्रिक्शन इम्पोज कर दिए। उन्होंने एक लॉ लेके आए, एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ कि अगर कोई विमेन लॉन्ग ट्रिप पे जा रही है तो वो विदाउट किसी मेल रिलेटिव्स के ट्रेवल नहीं कर सकती। ये चीज तालिबान ने क्लियरली इम्पोज कर दी है। मतलब 72 किलोमीटर की लिमिट लगा रखी है। अगर 72 किलोमीटर से अगर आप ज्यादा ट्रेवल करना है तो आपको आपके पास मेल रिलेटिव होना चाहिए, वरना आप नहीं कर सकते। मूविंग फर्दर, आज इकोनॉमिक न्यूज नहीं आती बिकॉज ऑफ मंडे, एंड स्पोर्ट्स न्यूज में ऐसी कुछ न्यूज नहीं है जो हमारे एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट हो। सो दिस इज द एनालिसिस ऑफ टुडेस न्यूज पेपर। हम लोग कल फिर मिलेंगे विद सम एक्साइटिंग न्यूज, सम एक्साइटिंग करंट अफेयर्स। तब तक के लिए बाय बाय, हैव फन एंड एंजॉय योर डे। बाय बाय।